नमस्कार। करियर फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं जेपीएससी का अंतिम परिणाम आ चुका है और इस अंतिम परिणाम में 252 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। उन्हीं 252 अभ्यर्थियों में से एक शख्स हमारे बीच आज मौजूद हैं। इनका नाम है शुभम पोद्दार। आज मैं आप सभी के बीच इनको लेकर आया हूं। ये आप लोगों को बताएंगे कि इनकी तैयारी की स्ट्रेटजी क्या रही, तैयारी करने के दौरान इनको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा और एक सिविल सेवा के अभ्यर्थी का अप्रोच क्या होना चाहिए। इन सारे मसलों पर आज के इस डिस्कशन में बात होगा, है ना। तो जुड़े रहिए आप लोग अंत तक। सबसे पहले शुभम जी, इस सफर के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा हुआ, उसके बाद एक बार एग्जाम के डेट्स बढ़े, उससे पहले आपने देखा कि लॉकडाउन हुआ। इस लंबे सफर में आप अंतिम मुकाम को हासिल कर लिए। इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर इसके लिए। अब सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई, प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई, मैट्रिक कहाँ से हुआ, इन सब के बारे में आप बताइए। सर मैं देवघर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, पालजोरी विलेज है मेरा। मेरी सर प्रारंभिक शिक्षा जो है वो सनराइज हाई स्कूल जो पालजोरी में है वहाँ से हुई है। फिर सर 2011 में फिर मैं 12th सर दून पब्लिक स्कूल धनबाद से हुई है 2014 में। और फिर ग्रेजुएशन SMY इवनिंग कॉलेज टेहटा जहानाबाद से हुई है। ज्योग्राफी ऑनर्स है 2018 में। तो इन्होंने अपने शिक्षा के बारे में बताया कि प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, मैट्रिक कहाँ से किए, ग्रेजुएशन कहाँ से किए। अब मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि जो जेपीएससी की परीक्षा हुई है, आप सभी जानते हैं कि पिछले 20 सालों में इस परीक्षा से पहले 6 जेपीएससी का आयोजन हुआ और माना जाता रहा है कि काफ़ी गैप मिल जाता है, 4-5 साल लग जाते हैं एक जेपीएससी को क्लियर करने में। ये एक धारणा बनी हुई है। इसके बावजूद आपने किस प्रकार से तय किया कि मुझे जेपीएससी की तैयारी करनी है? कब से आपने ये डिसाइड किया कि मुझे भी सिविल सेवा की तैयारी करनी है? सर ये बात 2019 की है, जब मैंने पहली बार मैं सोचा कि मुझे भी अपीयर होना चाहिए स्टेट पीसीएस में, और वहाँ से मेरी तैयारी स्टार्ट हुई सर। अच्छा। तो जर्नी की शुरुआत 2019 से। 2019 से जर्नी की शुरुआत हुई। नोटिफिकेशन आने से लेकर के अभी इंटरव्यू होने तक बीच में कई सारी अनिश्चितता का दौर आया कि कब परीक्षा होगा, कब नहीं होगा। तो इस समय में आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया? सर सबसे पहली बात ये थी कि मैं कभी सोचता ही नहीं था सर इन सभी चीज़ों के बारे में। इन सभी नेगेटिविटीज से मैं अपने आप को दूर रखता था। मुझे पता था कि आज नहीं तो कल एग्ज़ाम तो होना ही है, रिजल्ट्स आना ही है। अगर मैं लगा रहूं तो एक दिन जरूर मैं वहां पे पहुंच सकता हूं। तो इस बारे में स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सर बस यही संदेश देना चाहूँगा कि बस लगे रहिए, लक्ष्य एक दिन ज़रूर मिलता है। और ज़्यादा इधर-उधर की बातों पे ध्यान मत दीजिए, और निरंतर प्रयास करने से सफलता ज़रूर मिलती है। थोड़ा वक़्त लग सकता है, तो धैर्य तो इंसान में होना ही चाहिए, एक बहुत ज़रूरी क्वालिटी होती है इंसान की, पेशेंस होना। तो जस्ट बी पेशेंट, फोकस ऑन योर वर्क एंड यू विल अचीव योर सक्सेस वन डे। 2019 से आपने तैयारी शुरू किया। इस तैयारी के क्रम में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तैयारी करने के दौरान आपने किन किन किताबों को फॉलो किया? इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर कठिनाई अगर बोला जाए तो फिर वही बात है सर, कठिनाई तो कुछ होती ही नहीं है, ऑप्शन नहीं होना चाहिए लाइफ में कभी दूसरा कोई। जो करना है फिर करना ही है सर, कुछ अगर ठान लिया है तो उसको करना ही है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था कि एग्ज़ाम कभी ना कभी होगा, अगर 5 साल भी लगे या 10 साल भी लगे, एग्ज़ाम तो होगा और रिजल्ट तो आना है।
तो बस इतनी ही सोच थी। बुक्स की अगर मैं बात करूँ सर, तो काफ़ी बुक्स हैं जिन्हें मैं फ़ॉलो करता हूँ। जैसे कि सर, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो एंशिएंट में सर आर एस शर्मा है, मेडाइवल में सतीश चंद्रा और मॉडर्न में बिपिन चंद्रा। पॉलिटी की बात करूँ तो लक्ष्मीकांत, हर चीज़ के लिए सर, पॉलिटी के लिए भी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी लक्ष्मीकांत की बुक है। और सर ज्योग्राफी में सर सविंदर सिंह, मैं उनको फॉलो करता हूँ, जीसी लियोन। और इंडियन ज्योग्राफी के लिए डॉक्टर खुल्लर की बुक। अच्छा। यस सर। तो किताबों के बारे में और आपको बहुत सारे मटेरियल्स मिले होंगे। क्या टेस्ट सीरीज कितना महत्वपूर्ण है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, खासकर पीटी एग्जाम की जब मैं बात करूँ, एमसीक्यूज बेस्ड जो एग्जाम्स होते हैं, मैं बहुत फर्मली ये विश्वास करता हूँ कि बिना टेस्ट सीरीज के नहीं हो सकता है। हाँ सर, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। अगर एमसीक्यूज को अगर हम लोग को सॉल्व करना है तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है उसके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है 6-7 महीने में बहुत सारे एमसीक्यूज को प्रैक्टिस किया था, तो ये भी एक बहुत। एमसीक्यू सॉल्व करने का किस तरह का अप्रोच होता है? मतलब कई लोग होते हैं कि बस क्वेश्चन देखे, आंसर उसका मिला लिए। मतलब एक सही अप्रोच क्या होता है एमसीक्यू को सॉल्व करने का, प्रैक्टिस करने का? सर एमसीक्यू सॉल्व, जब भी कोई एग्जाम होता है सर, तो सबसे पहले तो प्लानिंग होता है, और सबसे पहले तो एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। थोरोली बुक्स को पढ़ना, एनसीईआरटीज को और रेफरेंस बुक्स को, अगर वो कंप्लीट हो जाता है, जब एक बेसिक आइडिया आ जाता है, फिर उसके बाद हम एमसीक्यूज को लगाना स्टार्ट करते हैं सर। एमसीक्यूज में है सर, जो कुछ क्वेश्चन अगर जो सही हो रहे हैं वो तो ठीक है, पर जो गलत हो रहे हैं उन पर ध्यान देना है। एक नोट्स, मैं सर अक्सर ऐसा करता था कि एक नोट्स बनाता था व्हाइट पेपर में, और कभी मेरा कुछ सवाल किसी एरिया से, स्पेसिफिक एरिया से अगर गलत हो रहा है तो मैं उसे नोट करता था। जैसे कि अगर मैं हिस्ट्री क्वेश्चंस कर रहा हूँ, तो मुझे सल्तनत एज में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो वो पता चल जाता है एमसीक्यू के दौरान ही। तो उसका एक नोट्स बना लिए और उसको एक टिक कर रख लिए कि ये इस जगह पे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना फिलहाल। फिर वो खत्म एक बार हो जाता है, फिर आप जब भी पढ़ने बैठते हो, फिर अगला अप्रोच वही रहता है कि उस चैप्टर को फिर से एक बार अच्छे से पढ़ा जाए। तो ऐसे एमसीक्यूज। तो जब भी आप भी एमसीक्यू को सॉल्व करें तो आप इस तरह से सॉल्व करें कि जो भी गलतियां हो रही है, जिस पोर्शन में आपकी कमी है, उसमें आप ठीक करने का कोशिश करें, उन चीज़ों को नोट करें, उसके बाद उन चीज़ों को ठीक करें। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पढ़ाई के दौरान स्ट्रेटजी क्या रही? कितना घंटा पढ़ना पड़ता था? लोगों के मन में सवाल होता है कि सिविल सर्विस की तैयारी करने में कितने घंटे पढ़ाई करना पड़ता है? क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं कि घंटा मायने रखता है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, घंटा कभी मायने नहीं रखता है सर। और घड़ी देख के तो पढ़ाई कभी की नहीं जा सकती। अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट है सर, अगर लगता है मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना वक्त दे सकता हूँ इसमें, तो फिर घंटा कोई मायने नहीं रखता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाह के भी नहीं पढ़ पाते। कभी कभी होता है, किसी किसी दिन अंदर से आता है कि नहीं आज बहुत पढ़ना है, तो उस दिन शायद मतलब उठने से लेकर सोने तक इंसान पढ़ते ही रहता है। तो ऐसा कुछ है नहीं, बस मुझे ऐसा लगता है कि कंटिन्यूटी रहना चाहिए। आप 2 घंटे करें, 3 घंटे रहे, वो आपके ऊपर है पूरी तरह से कि आपकी क्या कैपेसिटी है। मुझे बस ऐसा लगता है कि कंटिन्यूटी रहना चाहिए, कंटिन्यूटी रहना बहुत जरूरी है सर। क्योंकि सर हम लोग जब भी कुछ पढ़ते हैं, तो ऐसा अक्सर होता है कि कुछ दिन के बाद हम उसको थोड़ा भूल जाते हैं, नहीं तो एटलीस्ट ब्लर तो हो जाता है, पर कंटिन्यूटी रहता है तो वो और फर्म होता है, और फिर वो एग्जाम में वहीं पे से काम आता है फिर सर। तो रिवीजन और कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। चलिए, रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है और लगातार पढ़ना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं। जितने भी घंटे पढ़ रहे हैं, अगर 5 घंटे भी पढ़ रहे हैं, 6 घंटे भी पढ़ रहे हैं, तो लगातार आपको पढ़ना चाहिए। तब जा कर के चीज़ें ठीक होने लग जाती है। धीरे-धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। ये कहना है शुभम का। उसके बाद अगला जो मेरा सवाल है वो ये है कि प्रीलिम्स के लिए किस तरह का अप्रोच होना चाहिए स्टूडेंट का? मेंस के लिए कैसा अप्रोच होना चाहिए? और कैसे इस सफ़र को तय किया जाए कि इंटरव्यू आसान हो जाए? क्योंकि जहाँ तक मेरा भी अनुभव रहा है कि अगर प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अच्छे से हो जाए, तो इंटरव्यू में कोई ख़ास समस्या नहीं आती है। तो आप बताइए कि प्रीलिम्स का अप्रोच किस तरह का होगा? अलग-अलग बताइए, और मेंस का अप्रोच किस तरह का होना चाहिए? सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ कि अगर ज़ीरो लेवल पे कोई है कि आज से मुझे स्टार्ट करना है, मुझे जेपीएससी क्रैक करना है या यूपीएससी करना है, तो मैं ये मानता हूँ सर
कि सबसे पहले तो आप सिलेबस देखिए, सबसे पहले। कभी मैंने जो गलती करा है कि मैं पहले अगर पीटी एग्ज़ाम है तो मैं पीटी का सिलेबस देखता हूँ, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है मेंस का सिलेबस सबसे पहले देखना चाहिए, और अगर हम मेंस बेस्ड स्टार्ट करते हैं तो तैयारी और बेहतर तरीके से होती है। मुझे थोड़ा टाइम लगा इस बात को समझने के लिए। तो सबसे पहले तो सिलेबस देखें, और सिलेबस में मेंस का सिलेबस सबसे पहले देखना है, क्योंकि जो एमसीक्यूज जो पीटी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेंस पे ही बेस्ड होते हैं। और अगर मेंस के अगर हम चैप्टर्स देख लें कि उसमें क्या क्या है, तो हमारे लिए और आसान हो जाएगी, क्योंकि एमसीक्यू बहुत ज़्यादा है, उसका एरिया बहुत ज़्यादा है। तो मेंस का सिलेबस एक उसको आयाम पहुंचाता है कि कहाँ से ज़्यादा तैयारी करना है, कहाँ ज़्यादा फोकस करना है। तो पहले तो सिलेबस देख के फिर उसको स्टार्ट करना है। एमसीक्यू के लिए मुझे सबसे स्ट्रांगली मैं मानता हूँ कि सबसे पहला चीज़ है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। एमसीक्यू का एकमात्र मंत्र है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर पढ़ रहे हैं तो हो सकता है वहाँ जाके कंफ्यूज हो जाए कि जैसे कि कोई अगर डेट स्पेसिफिक आ गया तो ये डेट था या ये डेट था, अक्सर कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। लेकिन जितना ज़्यादा एमसीक्यूज़ को हम लोग बनाते हैं, उतना क्लैरिटी होता है कि हाँ, वहाँ पे गलती करे थी इस क्वेश्चन को, तो आज यहाँ सही हो रहा है। जो गलतियां हो चुकी होती वहां पे नहीं होती। और जब लोग 6000 10,000 क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि 50 से 60% तो काम वहीं हो जाता है। तो पीटी का मेरे हिसाब से यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। मेंस के लिए सर, मेंस के लिए मैं कहना चाहूँगा, एक तो हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, जैसा कि मुझे ऐसा लगता है। दूसरी सर, हैंडराइटिंग में स्पीड होनी चाहिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सको, खासकर पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ज़्यादा लिखना ही पड़ता है सर मेंस का जब एग्ज़ाम होता है तो। तो एक डेडिकेशन चाहिए। हम लोग का एग्ज़ाम लगातार 3 दिन तक हुआ था, 2 शिफ्ट में हुआ था, 6 घंटे हर दिन लिखना था। तो वो होना चाहिए सर कि मैं लिख सकता हूँ, तो राइटिंग कैपेसिटी होना चाहिए। उसके बाद सर, मेंस के लिए सबसे ज़रूरी होता है सर फ्रेमिंग, कि 5 मिनट में बैठ के हमको कैसे फ्रेम करना है। क्वेश्चन आ गया, वो कभी देखा हुआ नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि प्रिपेयर करके गए पर पता नहीं वो क्वेश्चन अलग जगह से आ गया है। तो उसको फ्रेमिंग करना सबसे ज़रूरी होता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ एंड करना है, और मेन बॉडी में क्या रहेगा। पॉइंट्स अगर देने हैं तो कहाँ से पॉइंट्स उठाने हैं। सर मैं अक्सर ऐसा करता हूँ, मैं ज़्यादातर पॉइंट्स में लिखना पसंद करता हूँ सर। तो मैं क्वेश्चन में ही बुलेट्स डाल के प्रैक्टिस करने के लिए पहले कुछ कुछ पॉइंट्स लिख लेता हूँ, ताकि लिखते समय मैं भूल ना जाऊँ उसको सर। क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है, कुछ कुछ निकल जाता है, बाद में फिर लगता है ओ, वो क्यों नहीं लिखा मैंने, वो ज़्यादा अच्छा पॉइंट था। तो मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ तुरंत से। तो वो चीज़ है। तो मेंस में ये सर फ्रेमिंग करना ज़रूरी है कि आंसर कहाँ से स्टार्ट करना है, मेन बॉडी क्या होगा, अगर पॉइंट्स दे रहे हैं तो कैसे होगा, लिखना कैसे, ये तो खैर सर आप अच्छे से बताते ही हैं। तो मुझे लगता है मेंस के लिए वो है। और मेंस में सर एक चीज़ और मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट होना चाहिए, जो आप पढ़ रहे हैं उसे अच्छे से पढ़ें और समझ के पढ़ें। और सबसे अच्छी, मतलब अच्छा अगर अप्रोच, अगर मैं अगर किसी को सजेस्ट करना चाहूँ, सबसे अच्छा अप्रोच तो खासकर मेंस के लिए आप पढ़िए, और कोशिश कीजिए किसी को पढ़ाइए या किसी को बताइए। दोस्त हो सकता है, घर वाले हो सकते हैं, और अगर कोई भी नहीं मिल रहा तो खुद को बता सकते हैं कि स्टार्ट यहाँ से करना है, इसका ऐसा क्वेश्चन आ गया है तो स्टार्ट यहाँ से करना है, उसके बाद ऐसे लिखना होता है। और खासकर अगर दूसरों को बताते हैं ना, तो लोग गलती बहुत अच्छे से पकड़ सकते हैं दूसरों की। तो एक क्वालिटी इंसान में बहुत पहले से है कि दूसरा अगर कुछ लिख रहा है तो गलती बहुत अच्छे से निकालता है, और गलती निकालने में आंसर और बेहतर होता है। तो अगर किसी का साथ मिल जाए, और लोग अगर आपके दोस्त हैं, तो तैयारी कुछ अच्छा होता है। दूसरों के से सीखना, कुछ सिखाना, तो तैयारी बेटर हो जाता है। तो मुझे लगता है। इंटरव्यू के लिए बताइए। सर ये मेरे लाइफ का पहला इंटरव्यू था, और मैं खुद ही नर्वस था सर, बहुत ज़्यादा इंटरव्यू से पहले। पर मुझे ऐसा लगता है कि एक थॉट, कि सेल्फ बिलीव, कि मैं यहाँ तक आया हूँ, मैं आगे भी जा सकता हूँ। तो मुझे याद है सर, जब मैं बैठा हुआ था तो मेरा अगला जो नंबर आने वाला था मेरा था, तो उसमें मैं बस इतना ही खुद से मैं कह रहा था सर कि अब यहाँ तक आ गए, अब बस एक कदम और है। तो बस अपने नर्व को कंट्रोल करना है, काम रहना है, और सर है बात करना है बस, और क्या करना है। ज़्यादा मुश्किल एग्ज़ाम तो पार हो गए, और अभी बस बात करना है। तो एक खुद को एक सहारा देना होता है, ताकि नर्वस ना हो इंसान। तो खुद को नेचुरल बना के रखना इंटरव्यू में, और मुख्य परीक्षा का भी अप्रोच इन्होंने बताया। आपका लैंग्वेज पेपर क्या था? सर मेरा लैंग्वेज पेपर खोटा था सर। खोटा था। ये सर। लैंग्वेज पेपर कितना अहमियत रखता है इस परीक्षा में, और खोटा की तैयारी आप किस प्रकार से किए? हाँ सर। सर खोटा एक तो मेरी क्षेत्रीय भाषा है, पर एग्ज़ाम से पहले मुझे खोटा नहीं आता था सर।
और मुझे टीचर्स ने सबने यही सजेस्ट किया कि कोई ना कोई रीजनल लैंग्वेज रखना चाहिए। क्या होता है कि एक जॉब प्रोफाइल में मदद होती है जब आप रीजनल लैंग्वेज जानते हैं। और फिर मैंने भी ये बात का एहसास किया कि हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, मुझे कोई ना कोई रीजनल लैंग्वेज जानना चाहिए। तो फिर मैंने स्टार्ट किया खोट्ठा को, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा है, मैं सुन के बड़ा हुआ हूँ, मैं समझ सकता हूँ उस भाषा को। तो फिर मैंने स्टार्ट किया सर खोट्ठा से। नोट्स वगैरह इजीली अवेलेबल थे खोट्ठा में, तो आसान हो गया फिर सर, मुश्किल नहीं था। खोटा लिखने के लिए मतलब कैसे स्टार्ट की, जो कि पहले तो कभी चलिए बोलने का तो कभी हो भी जाता है, लेकिन खोटा पहली बार आप लिखे होंगे शायद लाइफ में, तो वो कैसे स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ या कैसे उसको आगे बढ़ाए? सर आसान है सर खोट्ठा, और बहुत दिलचस्प एक भाषा है। अगर स्टार्टिंग में उतना पता नहीं था, पर जैसे जैसे मैंने क्लास स्टार्ट किया, जैसे जैसे क्लास कर रहा था मैं, मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था खोट्ठा में। और सर जैसे बात करते हैं तो सुनते सुनते, आपस में दोस्तों के साथ बात करते हुए, तो फिर थोड़ा आसान हो गया सर। और स्टार्टिंग में हाँ थोड़ा मुश्किल लग रहा था, पर करते करते फिर जब लास्ट लास्ट हुआ सर कि एग्जाम अब आने वाला है, तब बहुत इजी लग रहा था। तो लगता हाँ बेस्ट पेपर है ये, और सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस इसी पेपर में। और सबसे ज्यादा रिजल्ट भी खोटा में हुआ है एक प्लस पॉइंट है खोटा में कि अधिकतर लोग खोटा भाषा लेकर ही सफल हुए हैं, और उसमें एक शुभम भी है। एक और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि स्टूडेंट को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि झारखंड जैसे राज्य में क्या है कि बहुत कम वैकेंसी आती है, और पीसीएस में भी अगर हम देखें तो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 4 जेपीसी मिला के मात्र 252 सीट थे। तो स्टूडेंट को किस प्रकार से मतलब अपने मोटिवेशन बना के रखना है, क्योंकि लोग बहुत सारे मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत लोग पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, सबके साथ परिस्थितियां एक जैसी नहीं है, अलग अलग तरह की परिस्थितियां हैं, तो उन परिस्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए कैसे आगे बढ़ा जाए? सबसे पहले इस बारे में कहना चाहता हूँ सर कि खुद को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि क्या मेरी कैपेसिटी है, और मैं क्या कर सकता हूँ, और मेरा इंटरेस्ट एरिया क्या है। और अगर जैसे कि सर आपने कहा कि किसी के साथ कुछ दिक्कत है, ऐसे ज़्यादातर लोग, भारत में ज़्यादातर लोग के साथ दिक्कत है फिलहाल, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है उन्हें एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है कि मुझे क्या करना है। और एक परफेक्ट अगर प्लानिंग होगी, और फ्यूचर को देखते हुए एक अच्छा सा स्ट्रैटेजी है, तो करना बहुत आसान हो जाएगा। और दूसरी बात सर, मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए, सर क्वेश्चन फिर से थोड़ा सा बोलिए। क्वेश्चन मेरा ये था कि स्टूडेंट को किस तरह का अप्रोच लेके चलना चाहिए, क्योंकि अलग अलग परिस्थितियों से लोग बिलोंग करते हैं, गाँव से हैं, पुअर फैमिली से हैं, तो उनके साथ बहुत सारी परेशानियां हैं, तो कैसे आगे बढ़ें परीक्षाओं के लिए, क्योंकि समय लग जाता है, 1 साल के अंदर नहीं होता, कभी कभी 2 साल 3 साल 4 साल लग जाते हैं, तो इस 4 साल को कैसे वो पेशेंस के साथ अपने आप को मोटिवेट करके आगे बढ़ें? सर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि नेगेटिविटीज़ पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आपने ठान लिया है तो फिर वो तो करना ही है, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। और लोग खुद को सपोर्ट करते हुए भी कर सकते हैं, लोग अक्सर सर्विस में रहते हुए भी करते हैं। तो अगर लोग ठान लेते तो कर लेते सर, काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सर कि एकदम फर्मली बिलीव करना चाहिए, सेल्फ बिलीव बहुत हाई होना चाहिए सर। और हम झारखंड से हैं सर, धोनी के शहर से, सेल्फ बिलीव क्या होता है उनसे बेहतर और कौन बता सकता है। चलिए, तो इनका कहना है कि अपने आप पे विश्वास रखिए और मेहनत करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इधर उधर की नेगेटिव बातों से आपको दूर रहना है, क्योंकि नेगेटिव बातें आपको डिस्टर्ब करती है। आप लोग देखे होंगे अपने सफर में भी कि कई सारी नेगेटिव बातें लाइफ में आती है, जो कि आपके 1 दिन 2 दिन 4 दिन को बर्बाद कर देती हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि नेगेटिव बातों से दूर रहें, क्योंकि नेगेटिविटी आती ही आपको डिस्टर्ब करने के लिए है, तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। वो नेगेटिव वो क्या है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। ठीक है। आपको कौन सा सर्विस मिला है? सर मुझे म्युनिसिपल सर्विसेज मिला है सर। म्युनिसिपल सर्विस मिला है, तो आप किस तरह से म्युनिसिपल यानी जो नगर पालिका है उसको बेहतर करना चाहे? आपको क्या समस्या दिखती है नगर पालिका में, या आपके जो सर्विस मिला है उससे संबंधित सवाल है कि ये सर्विस आपको मिला तो आपके मन में भी कुछ चीजें आ रही होंगी कि कैसे हमको काम करना है,
हालांकि वो चीजें आपको ट्रेनिंग तो दी ही जाएगी, लेकिन अभी भी आपके मन में होगा कि शहर में किस तरह की नगर पालिका की समस्याएं हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन सर, खासकर जो जन लोग हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात की समस्याओं का पता होना चाहिए कि मैं जहाँ भी कार्यरत हूँ उस जगह की समस्या क्या है। और कुछ-कुछ समस्या ऐसी है जो लगभग मतलब हर जगह की है, जैसे ड्रेनेज है, फॉरेस्ट एरिया कम है, तो ये सभी काफ़ी दिक्कत है। तो उन सबको एक एक तरह से उनके बारे में सोचना है कि कैसे उन सभी समस्याओं को दूर करना है, शहर को सुंदर और डेवलप कैसे कराना है। तो और बाकी तो फिर ट्रेनिंग और सीखना। ट्रेनिंग में तो दी ही जाएगी। ऐसे हम लोग शहरों में रहते हैं तो देखते हैं कि अलग अलग विभागों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। नगर पालिका में खासकर ये चीज देखने को मिलता है कि एक बार सड़क बनाया जाता है, फिर सड़क को तोड़ा जाता है, फिर नाली बनाया जाता है। तो इन सब चीजों पे आप थोड़ा सा मुझे उम्मीद है कि आप ध्यान देंगे कि कैसे काम किया जाए, कैसे कोऑर्डिनेशन बनाया जाए। आप अपनी सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स हैं। सर मेरी माँ ने बहुत मेहनत किया है मेरे ऊपर, और ये जो ऑप्शन नहीं होता है लाइफ में सर, मैंने उनसे सीखा है कि कोई भी परिस्थिति हो, जीत के अलावा कुछ ऑप्शन है ही नहीं, सफलता के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन होता ही नहीं। तो लगातार उठना है, दौड़ना है और आगे बढ़ते रहना है, कुछ अच्छा करना है लाइफ में। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात सर, मेरे जितने भी शिक्षक बचपन से लेकर आज तक जिनका भी साथ रहा, जिन्होंने भी मुझे पढ़ाया है, तो सभी को मेरे दिल से प्रणाम, सभी को। और मैं आज अगर यहाँ हूँ सर और आपसे बात कर रहा हूँ तो आपके वजह से ही हूँ सर। तो मेरे सभी शिक्षकों को प्रणाम है। मतलब अपने माता पिता को और शिक्षकों को, जिन्होंने भी बचपन से लेकर के इस पोजीशन तक आने तक इन्हें सींचा है, सभी को अपनी सफलता का श्रेय ये दे रहे हैं। और एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि समस्या कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि शहर आके नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है? तो पिछले कुछ समय से ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से क्या है कि गाँव में भी लोग पढ़ ले रहे हैं। बहुत लोगों के मन में ये मेंटलिटी होता है कि नहीं, मुझे अगर शहर जाएँगे तो ही हम सफल हो सकते हैं। क्या ये सही है? और वैसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि पढ़ाई करने के लिए या सफल होने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी को अगर पढ़ना है, अगर मुझे पढ़ना है, तो फिर सिचुएशन जैसा भी हो मैं पढ़ सकता हूँ। ऑनलाइन क्लास हो, ऑफलाइन क्लास हो, बुक हो, नोट्स हो, जो भी है मुझे समझ आना चाहिए, मुझे इंटरेस्ट होना चाहिए और कंटेंट मुझे समझ आना चाहिए। अगर नहीं समझ आ रहा तो टीचर से मैं बात करता हूँ कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, तो थोड़ा समझा दीजिए। आजकल सर रिवॉल्यूशन है सर, यूट्यूब या फिर ऐप्स या प्लेटफॉर्म्स जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, मुझे लगता है ये रिवॉल्यूशन है और इससे काफ़ी मदद हो रहा है सर। घर बैठे भी तैयारी किया जा सकता है। मैंने खुद करा है सर। आपके क्लास से मैं ऑनलाइन ही जुड़ा हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अगर विश्वास है कि मुझे करना है तो उसके लिए फ़र्क नहीं पड़ता कि क्लासरूम में बैठ के कर रहा है या फिर फ़ोन पे लेके घर में ही बैठ बैठ के कर रहा है। बस ईमानदारी होनी चाहिए। ये नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस है तो वीडियो चल रहा है तो बस देख रहे हैं, बस देख लिए, उसके बारे में सोच नहीं रहे। उसके बारे में जैसे कि कोई अगर चैप्टर पढ़ाया गया, स्पेसिफिकली कोई झारखंड ही मान लीजिए पढ़ाया गया, तो देख लिए कि हाँ झारखंड का डेमोग्राफी ऐसा है, ठीक है, पर उस पर थिंक नहीं किए कभी, सोचे नहीं उसको, उसको रिकॉल नहीं किए, तो फिर वो किसी काम का नहीं है। फिर ऑफलाइन क्लास में भी अगर बैठे हुए हैं और क्लासेस सुन रहे हैं और घर जाके उसके बारे में कुछ सोचते तक नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है सर। तो उसको सोचना, उसको फील करना है, जो भी कंटेंट हम ग्रहण कर रहे हैं आज, उसको फील करना है और समझना है कि ये क्या है, ये कैसे वर्क करता है, क्यों है। तो फिर ज़्यादा फिर काम का होता है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस मुझे लगता है क्लासेस और क्लासेस, तो जहाँ से मदद मिल जाए तो हमें उसका यूज़ करना चाहिए। तो एक रिवॉल्यूशन है ऑनलाइन क्लासेस, जिससे कि कहीं भी आप हैं। पहले ये सिचुएशन नहीं था, पहले तो अलग तरह के सिचुएशन थे, पढ़ाई का हर जगह सुविधा नहीं था, लेकिन अभी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी गांव-गांव में लोग बैठकर तैयारी कर रहे हैं। हमारे कई सफल स्टूडेंट हैं जो गांव में ही रह के प्रिपरेशन किए हैं और सफल हो गए हैं। हालांकि उनको टीचर से मदद लेना पड़ता है, मटेरियल्स वगैरह मंगाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हम बातचीत कर रहे थे शुभम पोद्दार से, जो झारखंड म्युनिसिपल सर्विस में सिलेक्ट हुए हैं जेपीएससी में, और
इन्होंने आपको अपने जो जर्नी रही इनकी तैयारी की, इसके बारे में इन्होंने बताया। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं और आप लोगों को भी कहते हैं कि आप लोग भी लगे रहिए, हिम्मत के साथ लगे रहिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, क्योंकि आप अगर सफल होंगे तो किसी और की वजह से नहीं होंगे, आप अपनी वजह से होंगे। सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप अपने आप पर कितना विश्वास करते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में अगर चेंज लाना चाहते हैं तो कोई और नहीं आपके ज़िंदगी में चेंज लाएगा। लोगों की मदद ज़रूर आपको मिल जाएगी, लेकिन अपने लाइफ में चेंज लाएंगे तो आप खुद लाएंगे। इस सेशन के अंत में आप व्यूअर्स को, जो स्टूडेंट देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हो, आपको ऐसा लग सकता है कि आज मैं बहुत कमज़ोर हूँ या मैं बहुत पीछे छूटा हुआ हूँ, तो आपको मैं अपनी एक बात बताता हूँ। 12th में मेरे 66.2% है और 2 सब्जेक्ट से मुझे ग्रेस मार्क्स मिला है, यानी कि ग्रेस मार्क्स 23 एंड 23 नंबर मिला हुआ है। तो मुझे भी कुछ समय के लिए ऐसा लगता था कि मैं बहुत पीछे छूट गया हूँ, पर ऐसा होता नहीं है। हम कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। बस सेल्फ बिलीव होना चाहिए इंसान में। अगर आप में आ गया कि मैं कर सकता हूँ और मैं कर सकती हूँ, आपको कोई नहीं रोक सकता। ना परिस्थिति रोक सकती है, ना स्थिति रोक सकती है, आपको कुछ नहीं रोक सकता है। बस आप कर सकते हो। सेल्फ बिलीव मुझे लगता है लाइफ में सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सेल्फ बिलीव। अगर सेल्फ बिलीव है, यू कैन अचीव एनीथिंग। थैंक यू शुभम, आपने इतना समय दिया। अब आप एक अधिकारी बन गए हैं और झारखंड की सेवा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप झारखंड के लोगों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। इस सेशन को यहीं पे हम लोग विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।